हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करते हैं। आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मनोविज्ञान कक्षा 11 की जो 2020 का जो संस्करण अभी फिलहाल स्कूलों में चल रहा है उसको। फ्रेंड्स, अपने को साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ना जो पेपर बनकर आएगा वो 2019-20 के एडिशन से बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये 2020 का लेटेस्ट एडिशन है जो अपने स्कूलों में फिलहाल चल रहा है। ये मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का एडिशन बता रही हूँ। एनसीईआरटी ज़्यादा ऑथेंटिक है, पूरे देश में लागू है। एससी और एनसीईआरटी की बुक्स में बस फर्क इतना है कि इनका सिर्फ बाहर का जो कवर है ना, ये बाहर का कवर अलग है। बाकी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में कुछ भी चेंज नहीं है। आपको मैं पूरा दिखाते हुए चलूंगी ताकि आप कंफर्म हो जाएं। ये सिर्फ बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि आप लोगों को आरबीएससी बोर्ड ने 19-20 की किताबों का नया एडिशन बता दिया है। बाकी किताबें वही हैं, मटेरियल वही है जो हमेशा से चलता रहा है, बस बाहर का कवर अलग हुआ है और कुछ भी अलग नहीं हुआ है। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट के पास आरबीएससी की बुक्स हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है मिलना, नहीं मिल रही है मार्केट में, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है 11th-12th की, वो भी ला सकते हैं। सेम मटेरियल है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आप जिसके पास भी अगर बुक है तो वो चाहे मिलाकर देख लीजिए। पहला चैप्टर मनोविज्ञान क्या है, सेकंड है मनोविज्ञान में जांच की विधियां, थर्ड है मानव व्यवहार के आधार, फोर्थ है मानव विकास, फिफ्थ है संवेदी अवधानिक व अप्रत्याशिक प्रक्रियाएं, सिक्स्थ है अधिगम, सेवंथ है मानव स्मृति, एट्थ है चिंतन और नाइन्थ है अभिप्रेरणा एवं संवेग। जो आरबीएससी की बुक है उसमें अभिप्रेरणा और संवेग को अलग अलग किया है, इसलिए उसमें 10 चैप्टर कर दिए। बाकी पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स का पॉइंट भी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, वो भी इधर से उधर नहीं है। थ्योरी जैसी इसमें है, सेम टू सेम एज इट इज उसमें भी है। एनसीईआरटी का और आरबीएससी का सेम एज इट इज इंडेक्स है, सेम एज इट इज अंदर का मटेरियल है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी आरबीएससी सेम है, बस छोड़कर बाहर के कवर को, बाहर का कवर ही अलग है, बाकी सब कुछ अंदर मटेरियल सेम है। तो चलिए, मेरे को आरबीएससी की बुक्स नहीं मिली हैं तो मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी करा रही हूँ। कोई आप घबराइए मत, सेम एज इट इज सिलेबस है, मैंने पूरा मैच किया है। तो आप लोगों को ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ा रही हूँ, आपका कहीं कुछ मिस नहीं होने वाला। आप इस पर रीट लगा सकते हैं, कल को अगर कोई क्वेश्चन में अटके तो पेपर इन्हीं बुक्स में से बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है कि इनके अगर चैप्टर पढ़ाने बैठूंगी तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो अपन इन चैप्टर्स का क्या करेंगे, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। बस आपका क्या काम है कि आपको सिर्फ सुनते रहना है, वीडियो पर एंड तक बने रहना है। जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें समरी आएगी वो मैं आपको सारी बता दूंगी। आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी तो इसके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसमें अपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक एक चैप्टर है वो 20-20, 40-40 पन्नों का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आपको मैं फटाफट क्विक रिवीजन करवाऊंगी ताकि आपका भी टाइम कम जाए और आप भी फटाफट पूरे चैप्टर को आंखों में से निकाल दें। इसके बाद में इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। इसके अलावा अपन जो समरी है इसकी वो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपन इसमें उल्टे प्रोसेस से चलेंगे क्योंकि इसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं अपने, ये सारे अपने रीट के एग्जाम में नहीं है। ये शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं ये अपने रीट के सिलेबस में नहीं है। अपने जो लास्ट के 5 जो हैं ये अपने रीट के सिलेबस में हैं, तो अपन इनको ही पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं नीचे वाले से, जो लास्ट वाला है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में अपना है अभिप्रेरणा एवं संवेग। सबसे पहले अपन इसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये है अपना टॉपिक अभिप्रेरणा एवं संवेग। इसमें क्या है देखिए, आप जिसके पास भी आरबीएससी आप मिला सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रिंट साइज़ है वो बहुत ही छोटी है, इसीलिए मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रिंट साइज़ साफ नहीं दिखेगी तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली मैं खुद आपको बोलूँगी, आप सिर्फ सुन लीजिएगा और जो इस पेज में निचोड़ आएगा वो मैं आपको सारा बता दूंगी। लास्ट में समरी आपको करा दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या है विषय वस्तु जो अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले तो इसका परिचय है, अभिप्रेरणा संवेग क्या होते हैं। फिर अभिप्रेरणा का स्वरूप है, प्रेरकों के प्रकार हैं जिसमें अपने जैविक अभिप्रेरक आता है और मनोसामाजिक अभिप्रेरक आता है। फिर मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर संवेग आ जाते हैं, संवेगों का स्वरूप आ जाता है, संवेगों की शारीरिक क्रियात्मक आधार आ जाते हैं, संवेगों की शरीर क्रिया आ जाती है, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, संवेगों के सांस्कृतिक आधार, संवेगों की अभिव्यक्ति आ जाती है। फिर निषेधात्मक संवेगों का प्रबंधन आ जाता है और विध्यात्मक संवेगों की में वृद्धि आ जाती है। ये अपने इसमें टॉपिक्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं, सेम एज इट इज़ उसमें आरबीएससी बोर्ड में है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, डिट्टो है, कुछ भी अलग नहीं है।
तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा छोटा छोटा दिया हुआ है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभिप्रेरणा का स्वरूप बताया गया है। अभिप्रेरणा क्या होती है? तो प्रेरणा जो है वो इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से बना है। मोटिवेशन जो शब्द है वो किससे बना है? वो लैटिन भाषा के मोवियर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के मोवियर से बना है। ये इसमें इसकी डेफिनेशन बता रखी है। इसके बाद में आपको अभिप्रेरणात्मक चक्र देखना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के समझाने के लिए बहुत इजी कर रखा है इस मनोविज्ञान को, इसीलिए आपको ये पूरा पैरा भर रखा है। आपके यहाँ पर इस पूरे पैरे से एक लाइन निकल के आती है कि मोटिवेशन क्या है? लैटिन शब्द मोवियर से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति से होता है, गति करना या गति से होता है। ओके, फिर अपना आ जाता है अभिप्रेरणात्मक चक्र। अभिप्रेरणात्मक चक्र में क्या आते हैं फ्रेंड्स? इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्रम पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ों में क्रम हमेशा याद रखिएगा। अभिप्रेरणात्मक चक्र में क्या दे रखा है कि सबसे पहले अपने को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब अपन क्या करते हैं? अपने अंदर उसके लिए अंतर्नोद मतलब उस कार्य को करने के लिए इच्छा जागृत होती है। फिर अपने को उद्वेलन मिलता है, अपन उसके लिए कार्यबद्ध होते हैं। उसके बाद में अपना जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपन अपना व्यवहार करते हैं। उसके बाद में जब अपने को मिल जाता है, अपन उसको उपलब्धि मतलब हासिल कर लेते हैं। फिर अपने को जब वो मिल जाता है, हासिल कर लिया, उसके बाद में अपनी जो उद्वेलन है, जो अपन ने कार्य किया, उसमें अपनी कमी आ जाती है। ओके, फिर से मतलब नेक्स्ट डे उठते हैं तो फिर से वही, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, भूख की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो आपके अंदर अंतर्नोद मतलब भोजन को ढूंढने की या तराशने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। फिर आप उसके प्रति व्यवहार करेंगे कि कहाँ भोजन मिल जाए, जहाँ आपको किचन में जाना होता है आप किचन में जाएंगे, ढूंढेंगे। आपका मुख्य एम क्या हो जाता है कि आप किसी प्रकार से भोजन प्राप्त करें और खाएं, तो आप वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे भोजन, तो आप वो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे, भोजन को ढूंढने के लिए भोजन बनाएंगे। फिर आपको जब वो भोजन मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद में आप खाएंगे, तो आपकी जो क्रिया थी उसमें आपके उद्वेलन में कमी आ जाएगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे वही प्रोसेस चालू होता है। तो ये आपके अभिप्रेरणात्मक चक्र के 6 इसमें पद दिए गए, इनको क्रम से ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको 2 लाइन लिखी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है तो समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया मेन कि प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। कोई अगर अभिप्रेरित होगा तो उसका जो प्रेरणात्मक व्यवहार होगा वो कैसा होगा? एक तो चयनात्मक होगा और एक कैसा होगा? लक्ष्य निर्देशित होगा। जैसे आप लोगों का व्यवहार है, अभी आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का व्यवहार कैसा है? आपने चयन कर रखा है कि हमें तो 3rd ग्रेड का टीचर बनना है, तो आप अपनी जो आपका जो व्यवहार है वो उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, वो एक लक्ष्य निर्देशित है। जब तक आपको रीट की अचीवमेंट नहीं मिलेगी तब तक आप लोग अपना व्यवहार नहीं रोकेंगे, तब तक आप कंटिन्यूस अपने व्यवहार पर बने रहेंगे, क्योंकि आप अभिप्रेरित हो चुके हैं, तो आप प्रेरणात्मक व्यवहार फिलहाल कर रहे हैं। आगे है कि अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। अब आप लोगों का व्यवहार जो है वो अभिप्रेरित है, तो आप उद्देश्य प्राप्ति जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसी की ओर उन्मुख रहेंगे, आप इसी को कंटिन्यूस जारी रखेंगे, और जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आप उस व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपने अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है का मीन्स है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। नेक्स्ट में देखिए कि अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने समस्थिति कहा है। अभिप्रेरक क्या होते हैं? जैसे जैविक अभिप्रेरक हुए, सामाजिक अभिप्रेरक हुए, तो ये क्या करते हैं? ये अपने शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं, और संतुलित बनाने की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? इसको समस्थिति या अपन होम्योस्टेटी कह सकते हैं। समस्थिति या होम्योस्टेटी कहा है शरीर की संतुलित अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने। जब किसी कारक से इस समस्थिति में क्षुब्धता या असंतुलन उत्पन्न होता है तो इससे व्यक्ति में जैविक अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। जब किसी कारणवश ये जो अपने संतुलन है ये बिगड़ जाता है या कम हो जाता है, इससे जो अपना व्यक्ति है उसके अंदर जैविक अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। जैविक अभिप्रेरक अपने होते हैं ना, भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग, तो उनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये इसमें बताया गया है। अब आपको मतलब कि यहाँ पर अभिप्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं। अभिप्रेरकों के प्रकार टेबल से आपको यहाँ समझाए गए हैं। क्या क्या है? अभिप्रेरकों के 2 प्रकार हैं, एक तो है जैविक अभिप्रेरक और एक है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक में मैंने आपको बताया क्या क्या आ जाते हैं। अपने भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, काम आ जाता है, मलमूत्र त्याग आ जाता है, नींद आ जाती है, क्रोध आ जाता है। ये जो जितने भी हैं जो अपने स्वतः ही होते हैं, रेगुलर अपने आप जन्म के साथ में हो रहे हैं, उनको अपन
अपन कहते हैं जैविक अभिप्रेरक। इसके बाद में दूसरा है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये अपने होता है कि किसी से संबंध बनाना, प्रेम करना, शक्ति दिखाना, आत्मसिद्धि प्राप्त करना, सम्मान पाने की इच्छा, ये ऐसी चीज़ें जो अपन समाज में सामाजिक लोगों के बीच में अपने को चाहिए होती है, उनको अपन कहते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक होते हैं वो अर्जित होते हैं, जन्म से नहीं होते, उनको अपन एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं समाज में रहकर। तो ये अपने अभिप्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं। फिर एक एक अभिप्रेरक का जो है उनका आपको डिफाइन किया गया है। जैसे ये जैविक अभिप्रेरक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ये सारी चीज़ें हैं, ये जैविक अभिप्रेरक हैं। एक एक चीज़ को पूरा डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको ज़रा सा बता दूं कि आपको भूख अभिप्रेरक में इतना सा ध्यान रखना है कि भूख प्यास ये क्यों लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, उसके कारण अपने को भूख प्यास की अनुभूति का एहसास होता है। भूख कब लगती है? जब अपने शरीर में चीनी की कमी हो जाती है, शुगर की कमी हो जाती है। एक तो ये कारण है उसका। दूसरा, अगर साइंटिफिक कारण देखें तो अपने मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। जो हाइपोथैलेमस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे जाकर। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? अपने एक तो लेटरल हाइपोथैलेमस में डिवाइड हो जाता है, दूसरा वेंट्रोमोडियल हाइपोथैलेमस में डिवाइड हो जाता है। जो लेटरल हाइपोथैलेमस है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, अपन गौर नहीं करते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ जाता है। तो मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जो लेटरल हाइपोथैलेमस होता है उसके कारण अपने को भूख की अनुभूति होती है, उसके कारण अपने को ऐसा लगता है कि अपने को भूख लग रही है और अपने को खाना खाना चाहिए। ये है लेटरल हाइपोथैलेमस का कार्य। इसके बाद में जब अपन खा लेते हैं और अपने को संतुष्टि का अनुभव कब होता है कि हाँ अब अपनी भूख शांत हो चुकी है, तो वो कार्य करता है अपना वेंट्रोमोडियल जो अपनी हाइपोथैलेमस है, उसका कार्य क्या होता है कि भूख की संतुष्टि के बारे में बताना कि अब अपने को भोजन करना बंद कर देना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस के दो पार्ट, एक तो लेटरल हाइपोथैलेमस, दूसरा वेंट्रोमोडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस किसके लिए जिम्मेदार है? लेटरल हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है अपने भूख के लिए, और जो वेंट्रोमोडियल हाइपोथैलेमस है वो किसके लिए जिम्मेदार है? वो है अपने कि अब खाना अपने को बंद कर देना चाहिए, तो अपनी संतुष्टि को बताने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा केंद्र है जो अपने को भूख प्यास के लिए अपने को प्रेरित करता है, तो वो है अपना हाइपोथैलेमस। फिर भूख का आपको रीजन पूछ ले कि हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो अपने को भूख का जो है एहसास कराता है, तो वह वो पूछ ले, तब तो आपका आएगा लेटरल हाइपोथैलेमस। पूछ ले हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो आपको भूख की संतुष्टि होने का एहसास कराता है, तो वो आपको क्या करना है? तो आपको करना है वेंट्रोमोडियल हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, मैं आपको कह रही हूँ ऐसी चीज़ें ही पुटअप होती हैं जो कभी नहीं पूछी गई हैं। आगे देखिए, ये अपने को भूख के बारे में बता दिया। फिर अपने पास आता है प्यास। प्यास क्या है फ्रेंड्स? तो प्यास जो है वो भी अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा ही अपने को पता चलता है। फ्रेंड्स, जब अपने को प्यास लगती है तब क्या क्या होता है? तो इसमें अपने को दो चीज़ें होती हैं। पहला तो है सेलुलर डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे सेल सिकुड़ जाते हैं। सेकेंड क्या है? अपने जो शरीर क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं, तो भी अपने को प्यास की अनुभूति होती है। अपना मुंह है वो सूखने लगता है, तो इस कारण अपने को प्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे कंट्रोल होती है? अपने एक डबल डिप्लेशन थ्योरी दी गई है। इसमें डबल डिप्लेशन थ्योरी क्या कहती है? एक तो सेलुलर डिहाइड्रेशन के बारे में बताती है और एक हाइपोवोलेमिया के बारे में बताती है। हाइपोवोलेमिया क्या है? रक्त की मात्रा में कमी हो जाना। तो ये दोनों चीज़ें अपने पानी की कमी के कारण ही यहाँ पर बताई गई हैं अपने को, डबल डिप्लेशन थ्योरी और हाइपोवोलेमिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने को प्यास की अनुभूति कैसे होती है? तो प्यास की अनुभूति अपने को इस कारण होती है, ये इसका भी मस्तिष्क में केंद्र कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर जब अपने को ओस्मो रिसेप्टर अपन जिसको कहते हैं, या फिर अपन नमक रिसेप्टर भी कह सकते हैं, जब ये हाइपोथैलेमस के अंदर उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर अपने शरीर में पानी की कमी का एहसास होता है। उस टाइम पर कब? जब अपने हाइपोथैलेमस में ओस्मो रिसेप्टर या अपन कहें नमक रिसेप्टर जब उत्तेजित हो जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, तब अपने को शरीर में पानी की कमी का एहसास होता है। ये क्यों होता है? ये एक एग्नियोटेंसिन हार्मोन होता है फ्रेंड्स, उसके कारण अपने व्यक्ति जो होता है उसमें प्यास की अनुभूति होती है। किसके कारण फ्रेंड्स? एग्नियोटेंसिन। याद रखिएगा, एग्नियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है। क्या बनने से? एग्नियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है, और ये हाइपोथैलेमस में ओस्मो रिसेप्टर के उत्तेजित होने से होता है। हाइपोथैलेमस में ओस्मो रिसेप्टर उत्तेजित होने के कारण होता है, तो तब अपने को प्यास की अनुभूति का एहसास होता है। इसमें अपने एक डबल डिप्लेशन सिद्धांत दिया गया है जो प्यास से रिलेटेड है, जिसमें अपने सेलुलर डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया हो जाता है। डबल डिप्लेशन थ्योरी प्यास से संबंधित है, जैविक अभिप्रेरक है प्यास से संबंधित है, जिसमें अपने सेलुलर डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया हो जाता है।
इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बार बार इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। जनरल चीज़ें आजकल पूछनी बंद हो गई हैं एग्जाम में। आजकल नई चीज़ें पूछ रहे हैं, अपने सामने सब कुछ दे रखा है और अपन इनको इग्नोर मार देते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी पूछी जाएंगी, और यहीं पर अपन मार खा जाते हैं। आजकल जो अपना रीट एग्जाम है उसमें तो इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी के, आपको अच्छे से दिमाग में एक एक लाइन को बैठा लेना है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो पेपर आता है रीट का बहुत टफ आता है, सारा अप्लाइड आता है, आएगा बुक्स में से ही, लेकिन अपन इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ जाता है। तो पछताएंगे नहीं, इस बार अपन हर एक चीज़ अच्छे से याद करके जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। छोटे छोटा लिखा है इसीलिए आप लोगों को सीधा मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं। नेक्स्ट है अपना काम। काम क्या होता है फ्रेंड्स, सबको पता है। अपने जो सेक्स होता है उसके बारे में बताया गया है। ये फ्रेंड्स सबसे कम जरूरी जैविक अभिप्रेरक है, सबसे कम जरूरी। बाकी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन काम है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। फ्रेंड्स जो काम अपना जैविक अभिप्रेरक है, ये जैविक भी है, इसके साथ में ये अंशतः सामाजिक भी है। जैविक भी है, साथ में अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक भी है। वो कैसे? जैविक इसलिए हो गया क्योंकि अपने जन्म से ही अपने उत्पन्न होता है अपने अंदर। और जो अपना सामाजिक है वो कैसे? क्योंकि ये अपनी संतति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो संतति बनाए रखने के लिए भी काम को करना पड़ता है। तो ये अपने जैविक भी है और सामाजिक भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ ले क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा अभिप्रेरक है जो जैविक भी है और सामाजिक भी है, तो वो काम है। पूछ ले आपको कि निम्न जैविक अभिप्रेरकों में सबसे कम जरूरी जैविक अभिप्रेरक है, तो वो कौन सा है? वो काम ही है। ओके, ये आपका बता दिया है काम के बारे में। अब आपका आता है नींद अभिप्रेरक। नींद अभिप्रेरक में क्या है, तो ये भी सुन लीजिए फ्रेंड्स। जो नींद होती है वो भी दो तरह की होती है। नींद अभिप्रेरक है वो भी दो तरह का है। कैसे? एक तो होता है अपना रैपिड आई मूवमेंट या फिर रैन स्लीप अपन जिसको कहते हैं। इसको अपन तीव्र आंख गतिक नींद भी कहते हैं, और इसको अपन स्वप्न नींद भी कहते हैं। ऐसी नींद जिसमें अपन सपने लेते हैं उनको कहते हैं अपन तीव्र आंख गतिक नींद या स्वप्न नींद। इसमें अपना जो आई का मूवमेंट होता है वो बहुत रैपिड होता है, इसलिए इसको रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, रैन स्लीप कहते हैं। ये फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब अपन सोते हैं उस टाइम पर अपनी जो आंखें हैं उनकी पुतलियां अपने को हिलती हुई दिखाई देती हैं। इस समय अपन अर्धचेत अवस्था में सोते हैं। जब अपन स्वप्न नींद में होते हैं तब अपन अर्धचेत अवस्था में सोते हैं। कोई दूसरा देखने वाला अपने को देखकर पता कर सकता है कि ये अभी अचेत अवस्था में है, मतलब गहरी नींदों में नहीं है। तो उस टाइम पर अपनी जो पुतलियां हैं वो हिलती हुई दिखाई देती हैं, और अपन उस टाइम पर ही स्वप्न का अनुभव करते हैं, किसी भी स्वप्न का। फ्रेंड्स इसमें आपको एक थोड़ी सी गौर करने वाली बात बता दूं कि ये जो अपनी तीव्र आंख गतिक नींद होती है ये सिर्फ और सिर्फ स्तनपायियों में पाई जाती है। जो अपने ममाल्स होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनमें पाई जाती है। और अपनी जो नींद होती है, अपनी नींद का 20% हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? वो अपना रैपिड आई मूवमेंट यानी स्वप्न नींद होती है। 100 में से 20% जो अपनी नींद होती है वो कैसी होती है? रैपिड आई मूवमेंट यानी स्वप्न गतिक नींद होती है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें बता दो कि जो बच्चे होते हैं उनमें 50% नींद ऐसी है जो कैसी है? स्वप्न गतिक नींद है। ये मैंने आपको नींद के बारे में बता दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये स्वप्न गतिक नींद कम होती जाती है। बच्चों में 50% के लगभग होती है, वयस्क तक होते होते ये 20% रह जाती है। सेकंड है अपना अतीव्र आंख गतिक नींद या गहरी नींद या नॉन रेम स्लीप अपन इसको कह सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स संवेदना नहीं होती है, श्वसन नहीं होता है, हृदय गति एकदम शून्य हो जाती है, रक्तचाप एकदम स्थिर हो जाता है। और इस नींद को अपन क्या कहते हैं? इस नींद को अपन गहरी नींद कहते हैं या अतीव्र आंख गतिक नींद भी कहते हैं। ओके, ये थे अपने 4 अभिप्रेरक जिसमें अपने भूख, प्यास, काम और नींद आ गए। नेक्स्ट आता है अपना सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक में क्या है? सबसे पहले अपने को संबंधन अभिप्रेरक बताया गया है कि कोई भी मनुष्य है वो एक दूसरे से संबंध बनाकर रहता है, विदाउट संबंध के वो नहीं रह सकता। समाज में रहना है तो उसको संबंध बनाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में, तभी वो अच्छे से अपने को संतुलित कर पाएगा। तो सबसे पहले संबंधन की उसको जरूरत होती है। फिर उसको क्या जरूरत होती है? फिर वो अपनी शक्ति अभिप्रेरक की भी उसको आवश्यकता होती है। शक्ति अभिप्रेरक क्या है? वो जब समाज में रहेगा, लोगों के साथ संबंध बनाएगा, तो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की भी जरूरत होती है। अगर उसके अंदर कोई पावर नहीं होगी, कोई प्रतिष्ठा वो नहीं बना पाएगा, तो लोग उससे साथ संबंध भी नहीं बनाएंगे। तो उसको अपनी शक्ति दिखाने की, शक्ति अभिप्रेरक की भी आवश्यकता होती है। वो अच्छे से अच्छा जो है अचीवमेंट करना चाहेगा ताकि सब लोग उसका सम्मान करें, उसको सब जगह आदर मिले, सब उसको बुलाए, वो अपनी जो शक्ति है उसका हर जगह प्रदर्शन कर सके कि उसने ये अचीव किया है, उसमें ये ताकत है। तो ये दोनों क्या हो गई? ये सामाजिक हो गई। फिर तीसरी अपना उपलब्धि अभिप्रेरक की, वो कुछ ना कुछ उपलब्धि
पाना चाहेगा। जैसे आप लोगों को अभी टीचर बनना है तो आप वो उपलब्धि पाने के लिए तो कर रहे हैं, वो चाहे कि आर्थिक कारण से हो, चाहे आपका सामाजिक कारण से हो कि आप नाम करना चाहते हैं, कोई भी रीज़न हो चाहे, लेकिन वो उपलब्धि आपको क्यों चाहिए? ताकि आप लोग भी समाज में एक मान सम्मान पा सके, आप लोगों का भी रुतबा हो। इसीलिए आप लोगों को आज जो आप तैयारी कर रहे हैं, उपलब्धि पाने की चाह है, इसीलिए आप लोग ये कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना जिज्ञासा एवं अन्वेषण। जो भी आप लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के बीच में आपके लिए जिज्ञासा बनी रहे और आप लोगों के लिए वो हमेशा तत्पर रहें, इसके लिए भी आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिज्ञासा अभिप्रेरक की। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ सामाजिक अभिप्रेरक थे जो अपन समाज से अचीव करते हैं। ये जैविक नहीं होते हैं, ये अपन समाज में रहकर, समाज में रहते हुए अपन अचीव करते हैं। फिर आगे है अपना मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। ये भी फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ इस एक आवश्यकता पदानुक्रम में ही निकल कर आता है। ये क्या है देखिए, अब इसमें ये 5 आपको दे रखे हैं। मैस्लो था, उसने कुछ आवश्यकता पदानुक्रम बताए थे अपने, उसने 5 इसमें मॉडल बताए गए थे। 5 कैसे? जैसे सबसे पहले है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता, 5 है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसको अगर अपन देखें तो इसको देखिए, सबसे पहले जो इंसान है वो क्या करता है, उसकी शरीर क्रियात्मक आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, ये सारी क्या करता है, सबसे पहले वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में उसको क्या चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए कि भाई वो सो रहा है तो कोई गाड़ी वाड़ी उसको टक्कर ना मार दे, कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। तो उसके लिए उसको फिर शरीर की आवश्यकता पूरी होने के बाद में उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। वो अपने लिए जो जीवन बीमा है, LIC है, ये सारी करवाएगा अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने लिए घर बनाएगा। तो ये सब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता में आ जाती हैं। अब उसने अपनी भूख प्यास भी मिटा ली, उसने अपनी सुरक्षा भी कर ली, फिर उसकी आत्मीयता की आवश्यकता होगी कि कोई उससे भी प्रेम करे, उसका भी परिवार हो, वो अपने परिवार से अपना प्रेम पाने के लिए वो आत्मीयता की आवश्यकता उसको होगी, तब फिर वो उसके लिए प्रेरित होगा। फिर उसके बाद में जब उसके पास में अपनी खुद की भूख प्यास भी खत्म हो गई, उसकी खुद की सुरक्षा भी होगी उसके पास, मतलब उसका परिवार भी हो गया, उसके बाद में उसको ज़रूरत होगी समाज में सम्मान की, कि उसको समाज भी उसको सम्मान दे, तो वो सम्मान के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी तब उसको क्या होगी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति होगी। आत्मसिद्धि मतलब कि वो संतुष्ट होगा। तो ये 5 क्रम आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद में आपको सुरक्षा की होती है, फिर आपको आत्मीयता की या प्रेम की आवश्यकता होती है, उसके बाद में आप सम्मान की आवश्यकता क्यों वो महसूस करते हैं, फिर लास्ट में आप आत्मसिद्धि की आवश्यकता महसूस करते हैं कि आप सब कुछ जब पा लेंगे तब आपको आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपने 5 ये दिए गए हैं, इनको इसी क्रम में याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, और ये भी क्रम से आपको याद रखना है। ओके, ये आपका यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो यहाँ पर आपका अभिप्रेरणा जो है वो खत्म होती है, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो चली है। तो आज अपन इसमें सिर्फ ये अभिप्रेरणा का ही करेंगे। अब अपन जो संवेग है वो अपन करेंगे कल दूसरे वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है इस तरीके से पढ़ाना तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को क्या इसमें कमी लग रही है, क्या मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ या आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इसी प्रकार से अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।